हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गौरव काबरा और MEPL के चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने फाउंडेशन के स्टूडेंट्स से, वेदर इट बी CA वाले बच्चे, CS वाले या फिर CMA वाले। तो सभी को ये वीडियो देखना है, जिन्होंने टेस्ट दिया नहीं दिया सबको देखना है। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर देना, जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं, ताकि इस वीडियो में मैं जो मेन बातें बोलने वाला हूँ ऑब्वियसली डिस्कशन से पहले उसका भी मैं कह सकता हूँ कम्युनिकेशन आप सभी तक पहुंचे। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली दो सेक्शंस में हम लोग बात करेंगे। पहले सेक्शन में कॉमन बातें होंगी कि इस क्वारंटीन के टाइम पे, इस लॉकडाउन के टाइम पे पढ़ाई कैसे कर रहे हो आप लोग, क्या करना चाहिए, क्या गलतियां कर रहे हो जिनको सुधार लो। ठीक है, इसके अलावा हम लोग सेकंड सेक्शन में CA, CS और CMA के सभी के जो फुल मॉक्स हमने प्रिपेयर करके आपको दिए थे और जो मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी लोगों ने दे भी दिए होंगे, उनका पूरा सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट पहले शुरुआत के 2-5 मिनट में मैं पहले अभी करंट सिचुएशन आप सभी के सामने एड्रेस कर दूं। देखिए, करंट सिचुएशन है लॉकडाउन की, हम लोग सभी फंसे हुए हैं। मैं अपने घर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें आप अपने घर से बैठ करके देख रहे हो और जो क्लास में जो फील आ रहा था ऑब्वियसली वो मिस आउट हो रहा है। बट एक चीज़ जो हमारे MEPL में खास हुई वो ये था कि हमने सिलेबस जल्दी शुरू किया था, तो हमारा सिलेबस हुआ भी काफ़ी जल्दी ख़त्म। स्पेसिफिकली अगर मैं CA वाले बच्चों की बात करूं तो मेरे ख्याल से मेरी क्लासेस तो मैंने लॉकडाउन से पहले ही सारी खत्म कर दी थी। CS वालों का थोड़ा बहुत कुछ बाकी था, तो उनको सारे वीडियोस मिल जाएंगे 1-2 दिन में जो भी बाकी हैं। और CMA वालों को मैक्रो इकोनॉमिक्स के वीडियोस मिल चुके हैं, इसके अलावा बाद बाकी वीडियोस भी उनको मिलने वाले हैं मैनेजमेंट वगैरह को लेकर के। तो पहला तो रेस्ट अश्योर्ड हो जाओ कि आपको जितनी क्लासेस अभी तक मिल गई बहुत बढ़िया, देखी हुई होगी आपकी, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ। कोर्स आपने कर लिया होगा, जो थोड़ा बहुत बाकी था वो सब, और जो अभी एक दो बाकी भी है उन सारे स्टफ को भी हम डिलीवर कर देंगे इसी वीक या नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर। तो आप उसके लिए भी रेस्ट अश्योर्ड रहिए। नेक्स्ट बात आती है अपनी कि भैया प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो देखो, मैं तो एकदम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बात करने वाला आदमी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो पढ़ाई में नुकसान हुआ ही होगा। लॉकडाउन में सभी घर पे हैं, कोई गेम्स खेल रहा है, हाउसी गेम चल रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं। इस बीच में ऑब्वियसली आपका भी, कई लोगों का ना ध्यान इधर उधर भटक गया होगा। ठीक है, और उस बीच में हो सकता है कि आपने पढ़ाई लिखाई शायद छोड़ दी है या फिर मैं कम कर दी है। तो मैं उन बच्चों को सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि देखो यार, पढ़ाई आपको करते रहना ही पड़ेगा, इसलिए नहीं क्योंकि पढ़ाई नहीं करोगे तो जिंदगी का क्या होगा वगैरह वगैरह। पर मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। जिस जोश में अपने इंस्टीट्यूट्स है ना, वेदर इट बी CA, CS या फिर CMA इंस्टीट्यूट्स, अपने इंस्टीट्यूट्स लॉकडाउन खत्म होते ही एग्जाम्स करने में एकदम उतारू रहेंगे। देखो, इन लोग के पास में इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे कि 2 टर्म के बच्चे एक बार में, इतने सारे बच्चे एक बार में एग्जाम दे दें। तो नवंबर तक टनने का मुझे चांसेस काफ़ी कम लगता है, दिसंबर तक टनने का मुझे चांसेस कम लगता है। जैसे ही लॉकडाउन खुलना शुरू होगा, मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट्स उतारू हो जाएंगे कि अब एग्जाम लेते हैं इनका। अब वो पॉसिबल कैसे होगा उस पर अभी भी मेरे को शक है, लेकिन इंस्टीट्यूट्स नॉन स्टॉप आपको बार बार बोल रहा है कि पढ़ाई करते रहो और आपका एग्जाम दिए हुए समय पे हो जाएगा। अब ऐसे में पहला तो आप स्पेकुलेट करना बंद करो। मैं जानता हूं ये भी होता है कि आपको जब तक एक पर्टिकुलर डेट नहीं मिलती ना कि इस दिन एग्जाम शुरू हो रहा है, तब तक अंदर से वो ऊर्जा नहीं आती, अंदर से वो जिज्ञासा नहीं आती कि यार पढ़ाई करें। बट मैं कहता हूं यार वो छोड़ दो। आप जितना थोड़ा बहुत जो पढ़ना है ना, प्लीज़ पढ़ाई शुरू करो। मैं एकदम श्योर हूं कि कई बच्चे अभी इस वीडियो को तब भी देख रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली मैंने रिक्वेस्ट किया, बट इस वजह से भी देख रहे हैं कि हाँ ये क्या डिस्कस करते हैं, एक बार देख लेते हैं और पेपर हम लोग यहीं से देख लेंगे, सॉल्व करेंगे नहीं, यहीं से सॉल्यूशंस देख लेंगे। तो मैं उन नालायक बच्चों को भी बता देना चाहता हूं कि ये आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप अपने लिए दिए हुए मॉक सॉल्व करो। सारे मॉक्स कंप्लीट करना ये आपकी जिम्मेवारी है, और नहीं करना ये आप खुद ही से झूठ बोल रहे हो और आप खुद ही की मेहनत पे पानी फेर रहे हो। आपने लाइव क्लास में देखा ही था कितनी शिद्दत से हमने टेस्ट कंडक्ट किए थे। हाँ, बैच 3 के थोड़े बहुत टेस्ट वगैरह कम हुए थे, एक टेस्ट मेरी तरफ से हुआ था, लेकिन और होते उससे पहले लॉकडाउन हुआ तो उनके लिए सीधा ही मॉक एग्जाम आ गया। बट अदरवाइज सभी पे दुनिया भर का हमने एफर्ट दिया। मैंने अपनी तरफ से कोई भी लिमिट नहीं छोड़ी जिसको हम लोग टेस्ट कर सकें। और कई बच्चे हैं जिन्होंने जान झोंकी। आज भी उन बच्चों के लिए एकदम दिल से सल्यूट है कि हाँ बच्चों, आपने बहुत मेहनत की है। बट उन बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं जो खुद को एवरेज मान रहे हैं या फिर मैं एवरेज की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, आप एवरेज नहीं हो। ये मौका आपको मिला है। लोग जब शायद इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे होंगे, आपको अपना 110% देना है। आप फुल ऑन ट्राई करो, जितना हो सके, जितनी जिद कर सको खुद से करो, लेकिन प्लीज पढ़ाई करते रहो, रिविजन्स करते रहो, और हम लोग जो मॉक पेपर्स दे रहे हैं उनको भी सॉल्व करो।
जिन्होंने मॉक पेपर्स नहीं दिए अभी तक, उनको मैं बता दूं कि आपको इसका जो आंसर्स वाला सेक्शन है वो बाद में आकर के देखना होगा। अभी डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप पेपर्स डाउनलोड करेंगे और अपने पेपर कंप्लीट करेंगे। मैंने सीए, सीएस और सीएमए तीनों के लिए अलग अलग, वो भी एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए पेपर्स बनाए थे, आपके भले के लिए बनाए थे। तो जिन्होंने नहीं देखे उनको तो पहले देखना चाहिए। नेक्स्ट आई एम कमिंग बैक टू जिन्होंने एग्जाम दिए। मेरे पास में कुछ एक शीट्स आ गई हैं, कुछ एक बच्चों ने अपने स्कोर मेरे साथ शेयर किए कि भैया हमारा ये स्कोर आया। हाँ, आंसर्स भी पहले से डिक्लेयर्ड है। इस वीडियो में हम उन आंसर्स को ही ऑब्वियसली आपके सामने थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट हमने अपने स्टूडेंट्स से, कई स्टूडेंट्स से ये नंबर्स भी पाली और अच्छे अच्छे नंबर सुनने को मिले मेरे को। 80% के ऊपर भी कई बच्चों के नंबर आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमें भी बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है कि यार हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं घर पे और पढ़ाई करके अच्छे स्कोर ला रहे हैं। आप सभी से ये उम्मीद है कि आप पेपर्स कंप्लीट करें और उसके बाद में प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस अगर करना बंद कर दिया ना, मैं सच बता रहा हूं, आपका सारा एफर्ट पानी में जाएगा। आप प्रैक्टिस करना बंद मत कीजिए। आपने अगर कोई रिसोर्स को पहले प्रैक्टिस किया हुआ है, टाइम हो गया, तो फिर रीप्रैक्टिस कीजिए उसको। प्रैक्टिस छोड़िए मत। इस भरोसे मत रहिएगा कि हमने पढ़ तो लिया यार, हमारा हो गया। मैं आपको फिर बता देता हूं, पढ़ने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। तो ये मेरा सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट था कि प्लीज पढ़ाई करते रहो। मुझे मालूम है, मैं ये एक्नॉलेज कर रहा हूं कि ये डिफिकल्ट टास्क है, मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ेंगे नहीं। पढ़ाई तो करना ही है, हमारे पास और कोई दूसरा काम नहीं है भैया। आपका काम है पढ़ाना तो आप पढ़ाइए, हमारा काम है पढ़ना, हम पढ़ेंगे। और प्लीज आप खुद से झूठ मत बोलिए, प्लीज पढ़ाई कीजिए, घर में पढ़ करके टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके भले के लिए ही है। तो चलिए, ये हुआ मेरा शुरुआत का ओपनिंग एड्रेस, जिसमें मैंने आपको पढ़ाई करने के लिए थोड़ा बहुत प्रेरित शायद कर दिया होगा। अगर आप प्रेरित हुए तो ऑब्वियसली आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अब हम लोग डिस्कशन शुरू करने वाले हैं सीए, सीएस और सीएमए के बच्चों के सारे मॉक पेपर्स का। यहां से इस वीडियो को सिर्फ वही देखेंगे जिन्होंने एग्जाम्स दे दिए हैं। जी हाँ, यहां से जिन्होंने एग्जाम्स दे दिए उन्हों को सिर्फ यहां से अब ये वीडियो देखना है। जिन्होंने नहीं दिया कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाओ, अभी का अभी पेपर डाउनलोड करो और उसके बाद में पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो में वापस चेक कर लेना, ठीक है। तो अभी प्लीज एग्जाम दो जिन्होंने नहीं दिया है, और जिन्होंने दिया है आइए मेरे साथ में, मैं आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। पेपर किस तरह मैंने बनाया, पेपर में क्या क्या मैंने ट्रिक्स खेले, या कितना हार्ड था, कितना ईजी था, सब चीजें मैं शेयर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं अभी। तो आइए अपने सबसे पहले शुरुआत अगर देखें तो मैं ना अपने सामने खोल के रखा हूं पेपर, और ये पेपर है सर सीएस फाउंडेशन जून 2020। मैंने सीएस फाउंडेशन का पेपर खोला है एंड मैं सीए वाले बच्चों को भी इसी पेपर से सारे के सारे क्वेश्चंस एड्रेस कर दूंगा। कैसे? ऑब्वियसली हम भी अपना काम थोड़ा सा इजी करते हैं। सिलेबस में काफ़ी सारी समानताएं हैं, तो इसलिए मैंने शुरुआत का जो 60 मार्क्स का कंटेंट है सीए और सीएस में दोनों के लिए कॉमन बनाया था। यानी कि सीए के पेपर में जो 1 से लेके 60 क्वेश्चंस थे और सीएस के पेपर में भी जो 1 से लेके 60 क्वेश्चंस थे, वो सारे के सारे एक दूसरे से मैच करते हैं, तो हम कहीं से भी सॉल्व करें बात हो जाएगा। सीएस के लिए बाद बाकी थोड़ा बहुत मैक्रो इकोनॉमिक स्टफ है जो कि हमने बाद के 20 क्वेश्चंस में दिया है। इंस्टीट्यूट के भी अगर हम पास्ट पेपर्स देखें तो इंस्टीट्यूट लगभग ऐसा ही गेम खेलता है, करीब 20 नंबर का मैक्रो इकोनॉमिक्स देता है, 20 से 25, और बाद बाकी माइक्रो देता है। सो हमने इंस्टीट्यूट के हिसाब से एकदम मिक्सचर का ध्यान रखा है और इंस्टीट्यूट के लेवल को मैच करने का भी प्रयास किया है। इस पेपर का अगर मैं स्टैंडर्ड बताऊं तो मैं कहूंगा कि इजी था, काफी ज्यादा इजी था। मतलब मेरे हिसाब से अगर आप बहुत पढ़ाईखोर बच्चे हो, मतलब अगर रैंक वाला लेवल है ना आपका, वो आपको पता चल जाएगा आपका रैंक वाला लेवल है कि नहीं है। अगर आपका रैंक वाला लेवल है तो मेरे ख्याल से इस पेपर में सीए वाले बच्चे या सीएस वाले बच्चे जो भी हो, शुरुआत के 60 में से कम 50 से 55 वाला ब्रैकेट तो रहना ही चाहिए था, और उसके ऊपर होना और भी बेटर है। सो ये ब्रैकेट तो होना बहुत जरूरी है कि 50 के ऊपर आपका आना चाहिए फर्स्ट 60 क्वेश्चंस में। आया है तो आप समझिए कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है। हाँ, कुछ एक सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं, उनके लिए आप ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इधर उधर एक्सक्यूज दे सकते हो खुद को, लेकिन सिली एरर्स जिन जिन का होगा ना, उनको खुद से ये वादा करना है कि अब ये सिली एरर्स करने का वक्त खत्म। अब यहां से प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तो सिली एरर्स होने बंद हो जाएंगे। तो सिली एरर्स करना अब बंद करेंगे। जो चीजें हमें आती है, आते हुए उसे रॉन्ग नहीं करना है। कुछ चीजें तो अब हमें आती ही नहीं, या फिर में कहां से आ जाते हैं सवाल हमें भी नहीं पता चलता। इस पेपर में भी मैंने एक आधा सवाल वैसे दिए हैं जो आप चाहे जितना पढ़ लो, सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी वी हैव ट्राइड कि ये पेपर को इजी रखा जाए, एग्जाम स्टैंडर्ड के बराबर रखा जाए, और ये आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर दे कि एग्जाम कैसा जाएगा।
ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन वाइज। अगर हम लोग देखें ना तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे, मैंने ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना है, तो आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम। अगर पहले क्वेश्चन में देखें तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात है। नॉर्मेटिव और पॉजिटिव दो तरह की इकोनॉमिक्स हमने पढ़ी थी। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वेलफेयर की बात करता है, या फिर मैं बोल सकता हूं जजमेंट पास करता है, ठीक है, पासेस वैल्यू जजमेंट। तो यहां पासेस वैल्यू जजमेंट में सी नंबर ऑप्शन एक्चुअल में हिट कर रहा था, क्योंकि ये वैल्यू जजमेंट आपको बोल रहा है कि यार इसका भला हो जाएगा तो कम से कम इसको 200 रुपया पर डे कर दो इसका वेजेस। बेसिकली आप किसी का भला सोच रहे हो, आप कुछ जजमेंट पास ऑन कर रहे हो, आप सिर्फ फैक्ट नहीं बता रहे हो, आप अपना ओपिनियन भी दे रहे हो, इसलिए ये नॉर्मेटिव साइंस का स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट है डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इंडिकेट एक्सपेंशन। मेरे ख्याल से इसमें डिस्कस करने का कुछ था नहीं, जिसका ये रॉन्ग हुआ है यार आपने बहुत बड़ा सिली एरर किया है। नंबर 3, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर द बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। हमने ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है अपना व्हेन अ प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस बाय 40% एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाय 1 from 150 to 120 then the price elasticity is equal to how much। बहुत आसान सवाल है ये। इसके लिए अपना फॉर्मूला जो होता है ना सर, अपना यहाँ पे इलास्टिसिटी अपने वो ईपी पूछा है, तो उसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर मैं आपको बताऊं तो वो है मेरा 40%। क्लियर है? और अगर मैं क्वांटिटी का चेंज बताऊं तो वो आया चेंज है 30 का, तो 30/50 30/150 30/150 इज इक्वल टू 20% बाई 40%। गॉट द पॉइंट? तो रिजल्ट आएगा 0.50। अरे ये गलती है, यहाँ परसेंटेजेस नहीं होने चाहिए थे, ठीक है, यहाँ सिर्फ वैल्यूज होनी चाहिए थी, ये गलती है इस सवाल में, परसेंटेज नहीं वैल्यू होनी चाहिए। रिजल्ट आएगा 0.5। अब हम कैसे तय करें, प्लस में होगा कि भैया माइनस में? तो होगा माइनस में, हमेशा हमारा पढ़ा हुआ है प्राइस इलास्टिसिटी इज ऑलवेज नेगेटिव, तो डी करेक्ट है इसका। ठीक है, ये रहा इसका सॉल्यूशन। मैंने थोड़ा जल्दी किया है बट मेरे ख्याल से अब आप समझ रहे होंगे इस स्पीड पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी व्हेन द परसेंटेज इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ अ गुड डिमांड इज स्मॉलर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यही फॉर्मूला अगर आप यहां यूज करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा स्मॉलर देन 1, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से आपको दिया है परसेंटेज चेंज इन क्यू इज स्मॉलर देन परसेंटेज चेंज इन पी, विच एसेंशियली मीन्स कि आपका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो रिजल्ट आएगा स्मॉलर देन 1। बहुत बार प्रैक्टिस किया हुआ इस तरह का सवाल हमारा। चलिए ये हुआ। नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 6, अ कंज्यूमर डिमांड्स 5 यूनिट्स when the price is 4 and demands 10 units when the price is 3। तो डेफिनेटली मैं देख सकता हूं कि मेरा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी में 100% का चेंज आया है, क्योंकि पहले 5 यूनिट था अब 10 हो गया, तो चेंज ही 5 का है। तो जब चेंज 5 का है तो फिर 100% का चेंज आ गया। वहीं पे अगर मैं प्राइस में चेंज की बात करूं तो मुझे प्राइस में एक 25% चेंज नजर आ रहा है। कितना परसेंट नजर आ रहा है? 25। कैसे नजर आया? 4 से 3 हो गया, तो 4 से 3 होने को हम लोग 25% डिक्रीज ही बोलते हैं। तो ऐसे में अगर मैं फॉर्मूले में डालूंगा इट विल बिकम 100% डिवाइडेड बाई 25%, रिजल्ट विल बी 4, प्रिसाइसली -4। लेकिन सिंस कोई भी ऑप्शन में -4 नहीं दिया तो हम जाएंगे 4 के साथ। सो 6 का डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आया सप्लाई कर्व ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज परफेक्टली इनइलास्टिक। मतलब शर्म करो अगर आपने ये गलत किया होगा, तो सच बता रहा हूं, हमने बहुत बार ये प्रैक्टिस किया है कि जब भी कोई पेरिशेबल कमोडिटीज की हम बात करते हैं तो उनमें ना सप्लाई एकाएक बढ़ाई नहीं जा सकती, और जब सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती तो वो परफेक्टली क्या हो जाएगा? इनइलास्टिक। गुड। नेक्स्ट है डिमांड फॉर वाटर इज इनइलास्टिक। यहां पे लिखा है इनइलास्टिक इसलिए होगा क्योंकि अगर प्राइस बहुत जोर से बढ़ेगा भी ना पानी का, तो भी क्वांटिटी उतना ज्यादा जोर से गिरेगा नहीं, शायद गिरेगा लेकिन उतना ज्यादा जोर से नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो अपने यहाँ पे दुर्गा पूजा के टाइम पे 15 रुपए की बॉटल 20 रुपए की हो जाती है, तो क्या आप पानी पिए भी ना रह जाते हो क्या? ऐसा नहीं होता, पानी पीते हैं लेकिन थोड़ा बच बच के पीते हैं कि यार क्यों इतना पैसा लगाएं। गॉट द पॉइंट? तो मैं कहता हूं रिएक्शन आता है थोड़ा सा, ज्यादातर रिएक्शन नहीं आता, इसीलिए ये हो गया इनइलास्टिक। कुछ बच्चे ऐसे सोचे होंगे कि भैया ये बाकी इलास्टिक वगैरह क्यों नहीं होगा, तो मैं बता दूं नहीं होगा, क्योंकि इलास्टिक तो ऐसे भी नहीं है। इलास्टिक का मतलब होता है रेस्पॉन्स ज्यादा देना। पानी के केस में लोग ऐसा नहीं करते, पानी एसेंशियल है, उधर रिएक्शन कम आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज डन। क्वेश्चन नंबर 9, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ अ ब्रेड इज 0.25। तो बताओ ब्रेड किस तरह का कमोडिटी है?
ये हो गया नॉर्मल कमोडिटी। कैसे पता चला नॉर्मल? हमारा पढ़ा हुआ है अगर इनकम इलास्टिसिटी जो है, ठीक है, कैसे लिखते हैं अपने y, या फिर मैं इनकम इलास्टिसिटी, चलो ना वाई ई लिख देते हैं, ठीक है, या फिर मैं ई वाई लिखते हैं। चलो, अपने इनकम इलास्टिसिटी ई वाई जो है वो हमारा पड़ा हुआ है कि वो ना ग्रेटर देन 1 होता है इन केस ऑफ लग्जरीज। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ लग्जरी एंड ई वाई इज लेस देन 0 इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। क्लियर है? तो आपको 2 का 2 पता ही है, यानी कि कांट से होगा नहीं, इंफीरियर होगा नहीं, लग्जरी होगा नहीं, नॉर्मल होगा। और हमने क्या नॉर्मल के लिए ये भी पढ़ा हुआ है कि उसका जो ई वाई होता है वो ग्रेटर देन 0 भी होता है एंड लेस देन 1 भी होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है। सो ये भी क्वेश्चन नंबर 9 अगेन आपके किए हुए सवालों में से ही है, सिंपल है। नंबर 10, डिमांड इज मोर देन सप्लाई, व्हाट विल हैपन टू प्राइस? प्राइस विल गो अप। सिंपल है, अगर सप्लाई कम है डिमांड के मुकाबले तो प्राइस तो बढ़ेगा ही। सीधा सा सवाल, सीधा सा जवाब। नेक्स्ट है, डिमांड फॉर पेप्सी इज इलास्टिक बिकॉज इट फॉल्स इन लग्जरीज। नहीं। कंजम्पशन कैन बी पोस्टपोन्ड, आई डोंट थिंक सो। इट सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, कुछ हद तक हो सकता है। एंड मल्टीपल यूज प्रोडक्ट, नहीं रे, ऐसा भी कुछ नहीं है। कोका कोला से नाते थोड़ी ना, पेप्सी से नाते थोड़ी ना। इसका सी ही होगा जवाब। अब ये मैं कह सकता हूं इनडायरेक्ट सवाल था। हमने पढ़ा था रीजंस बिहाइंड इलास्टिसिटी, ये आपको याद होगा, हमने पढ़ा था रीजंस बिहाइंड इलास्टिसिटी, करेक्ट? वहां पे आपको ये पॉइंट मिलेगा कि जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स उतना ज्यादा अपना यहां पे मैं कह सकता हूं इलास्टिसिटी। ठीक है, मैं वैसे नोट कर रहा हूं थोड़ा बहुत वीडियो में थोड़ा सा लैग शायद आपको फील हो रहा होगा, ऑडियो वीडियो शायद सिंक ना हो, शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ऐसा हो तो प्लीज माफ कीजिएगा, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में हम अपना काम कर रहे हैं, तो प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए। 12 का जवाब दिया हुआ है 30 यूटिल्स। मुझे याद आ गया, मैंने ये सॉल्व किया था। एक्चुअली ये सवाल ही रॉन्ग है, ठीक है? तो सब खुद को 1 मार्क खुद से बैठा दीजिए। मैं आपको अपनी तरफ से 1 मार्क सबको गिफ्ट में दिया ताकि कोई बच्चा कम से कम 0 स्कोर ना करे। इसका रिजल्ट होगा 120 यूटिल्स। ठीक है क्या? 120 कैसे आएगा मैं आपको सिखा देता हूं यहाँ पे इसका सोल्यूशन। सर जो इसका सोल्यूशन है ना वो होगा MUX बाई PX इज इक्वल टू MUY बाई PY। आपको देखा देखा लग रहा होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कि हमने कंडीशन सीखी थी, यानी कि MUX हो गया 60 तो यहाँ 60 पुट करेंगे, प्राइस है X का 10 तो यहाँ 10 पुट करेंगे, MUY ही हमें पता करना है तो उसको वैसे का वैसे रहने दो, और प्राइस हमें पता है दूसरे का वो है 20, तो कट कटा करके आंसर आएगा MUY इज इक्वल टू 120। MUY इज इक्वल टू 120। तो अगर आपका 120 आया है तो चिंता मत कीजिए, आपका सवाल का जवाब एकदम करेक्ट है और आप खुद को 1 मार्क्स यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। गलती थी मेरी सवाल फ्रेम करते वक्त, माफ कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। द थर्ड फेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एमपी का क्या होता है? एमपी नेगेटिव हो जाता है। डायग्राम याद है क्या बच्चा लोग? एमपी हो जाता है अपना नेगेटिव। छोड़ो, नहीं दिखाऊंगा डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। MP 0 तब TP का क्या होगा? भाई ये तो कंठस्थ होना चाहिए, कंठस्थ मतलब याद। MP जब नेगेटिव होता है तब TP क्या हो जाता है? मैक्सिमम। चलो 14 नंबर का हो गया मैक्सिमम। 15 नंबर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स अकर्स व्हेन द यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट आर एडेड टू द फिक्स्ड इनपुट एंड टोटल प्रोडक्ट फॉल्स। टोटल प्रोडक्ट फॉल्स नहीं यार, टोटल प्रोडक्ट फॉल नहीं करता है। when variable input are added to fixed input and marginal product falls। ये ठीक लग रहा है? गलत नहीं है ये। when the size of the plant is increased in the long run, नहीं, लॉन्ग रन का ये थ्योरी नहीं है, इसको वैसे हम लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल में पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी नहीं होगा। एंड यहाँ लिखा है when the quantity of fixed input is increased। तो यार C और D तो एकदम गलत था और A भी गलत था, क्योंकि उसमें TP के फॉल की बात कर रहा था। TP फॉल नहीं पढ़ते हम लोग पढ़ते हैं जब मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल करता है, उसे हम कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स। क्लियर है? चलो हो गया ये। 16 नंबर, when the total product is 200 and units of variable product is 8, what is average product? अरे बाबा इतना इजी सवाल। अपना ये फॉर्मूला होता है AP is equal to TP divided by quantity of the variable factor। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 8, रिजल्ट आ गया 25। 200 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 25। ये हो गया अपना 16 नंबर का सवाल।
जवाब आ गया 25। नेक्स्ट आ गया, इनमें से कौन सा कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है? AFC। ऑप्शन नहीं भी देता तो करेक्ट कर देते। 17 नंबर, AFC इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके बाद में द टोटल कॉस्ट इज वर्टिकल समेशन ऑफ TC इज अ समेशन ऑफ TVC एंड TFC। अगेन फॉर्मूला पता है हमें अगर सॉल्यूशन नहीं भी देता तो हम करेक्ट कर देते। TFC एंड TVC, चलो ये भी हुआ। TVC कैन बी कैलकुलेटेड एज, TVC को कैलकुलेट करने का तरीका होगा TC माइनस TFC, ऊपर वाले फॉर्मूले से डिराइव किया, ये हो गया TC माइनस TFC। 19 का B करेक्ट है। चलिए 20 नंबर में आते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एग्जिस्ट बिकॉज अ फर्म इंक्रीजेस इट्स साइज इन द लॉन्ग रन। एकदम सही बात है। पूछा क्या है फिर? अच्छा, बोले ये जब साइज बढ़ती है तो लेबर एंड मैनेजमेंट कैन स्पेशलाइज इन देयर एक्टिविटीज। सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। एज लार्ज इनपुट बायर द फर्म कैन गेट लोअर कॉस्ट, हाँ वही डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है, ये भी एकदम सही है। लोअर परचेज इनपुट, ठीक है, एकदम सही है। दे कैन अफोर्ड टू एम्प्लॉय मोर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, ये भी ठीक है। जैसे अच्छा डी ऑल ऑफ दीज चलेगा तब फिर ये भी ठीक ही है। तो ऑल ऑफ दीज होगा, जब भी आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, अपने प्रोडक्शन स्केल को बढ़ाते हैं, तो ऑब्वियसली आपको इन तीनों चीजों को देखने को मिलता है। चलिए आ जाइए अपना AR दे दिया 30 और टोटल आउटपुट दे दिया 50। ए बाबा TR पूछ रहा होगा पक्का। TR का फॉर्मूला होता है AR इंटू क्वांटिटी। अब इससे इजी सवाल नहीं आ सकता मेरे ख्याल से, तो ये एग्जाम में भी नहीं आएगा। 1500 इसका जवाब हो गया, 1500 इसका जवाब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए, द टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज इतना, ठीक है, एंड द इंक्रीज इन द सेल ऑफ गुड्स इज फ्रॉम 65 यूनिट्स टू इतना, ठीक है। अच्छा इंक्रीजेज है, मार्जिनल रेवेन्यू पूछ रहा है। फॉर्मूला आता है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू चेंज इन TR बाई चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन TR अपने को दिया हुआ है 65025 डिवाइडेड बाई 75 माइनस 60 इज इक्वल टू 65025 डिवाइडेड बाई 15। मेरे हिसाब से, मैं कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा, पर मेरे हिसाब से यही रिजल्ट आना चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी बोल्ड किया हुआ है। चलिए आइए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इनमें से कौन से मार्केट का फीचर है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली में और कोई प्रोडक्ट होता ही नहीं, तो डिफरेंशिएट किससे करेंगे? परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का सवाल ही नहीं। ओलिगोपॉली में भी मैं कहूंगा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता है, प्रोडक्ट एक जैसे होते हैं, मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा जोर होता है, ठीक है। तो मार्केटिंग पे जोर होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत जरूर होता है, बट प्राइमा फेसी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में उसको देखने को मिलता है। बट बेसिकली क्वेश्चन नंबर 23 में मैं फिर भी बोलूं कि इसमें हो सकता है आप B या D में से कोई एक जवाब दिए होंगे, तो इधर एक मैं कह सकता हूं जेन्युइन मिस्टेक हो सकता है। इससे पहले के सवालों में कोई जेन्युइन मिस्टेक का सवाल नहीं था, इधर आप हो सकता है ओलिगोपॉली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कंफ्यूज हो गए होंगे। जवाब लेकिन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आइए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओलिगोपॉली किंग डिमांड हाइपोथेसिस इज डिजाइन टू एक्सप्लेन प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन। गलत है। प्राइस लीडरशिप तो नहीं होती, ये भी गलत है। प्राइस रिजिडिटी सही है, मुझे पता है। और कोल्यूशन अमंग्स राइवल्स, ये भी सही है वैसे। अच्छा कोल्यूशन नहीं होता, वहां राइवलरी होती है, तो D भी गलत हो गया, सिर्फ B सही है। वो हमने किंग डिमांड का ऐसा कुछ पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा, वो होता है ऐसा, करेक्ट। तो उसमें क्या होता है, एक लेवल तक प्राइस है, उसके ऊपर जाने पे भी प्रॉब्लम है, नीचे जाने पे भी प्रॉब्लम है, यानी कि प्राइस फिक्स हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइस रिजिडिटी, ठीक है। आपसे पूछ रहा है शटडाउन का पॉइंट। या शटडाउन हम सबको पता है, जहां पे हमारा P इज इक्वल टू AVC, ऑब्वियसली शॉर्ट रन का बात है ये, ठीक है ना। शॉर्ट रन में व्हेन P इज इक्वल टू AVC वी शट डाउन। बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने इस पे आपको दिया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? शटडाउन पॉइंट व्हेन AVC इज इक्वल टू प्राइस, दिस इज नोन एज शटडाउन पॉइंट। चलो बढ़िया है। A market structure in which many firms आ गया, ठीक है, sell products that are similar but not identical, ठीक है। many firms होगा तो फिर मोनोपोली नहीं हो सकता। परफेक्ट कंपटीशन वैसे नहीं होगा क्योंकि सिमिलर क्या, वहां तो होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, तो परफेक्ट कंपटीशन नहीं होगा। ओलिगोपोली इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां मेनी फर्म्स की बात करें, फ्यू फर्म्स की नहीं। तो इसका जवाब होगा 26 का A, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। 27 नंबर, अ मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर, हमें पता है। 28 नंबर, द लोएस्ट पॉइंट इज नोन एज ट्रफ, ये भी हमें पता है। लैगिंग इंडिकेटर का कौन सा एग्जांपल है? अगर आपने अंदर से पढ़ा होगा तो आपको पता है, ये तीनों ही एग्जांपल्स हैं, तो ऑल ऑफ दीज हो गया इसका। 30 नंबर,
इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिक्लाइनिंग, कॉन्ट्रैक्शन इसको बोलते हैं, रिसेशन भी इसका दूसरा नाम है, ठीक है, रिसेशन या कॉन्ट्रैक्शन आप इसे बोल सकते हैं। 31 पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ साइंस, किसने समझाया? फ्रैंकली मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, मुझे इस तरह के सवाल पर्सनली याद नहीं होते, तो अगर मैंने आपके जैसे रिवाइज किया होगा तो शायद मैंने इनका जवाब दिया होगा दोनों का, ठीक है, अदरवाइज मुझे तो याद नहीं आ रहा फिलहाल, ठीक है। तो ठीक है, मैं खुद को मार्क्स नहीं दूंगा, आपका अगर ये दोनों राइट हुआ है तो आप खुद को मार्क्स दीजिए, मुझे फ्रैंकली एकदम याद नहीं आ रहा था, तो मैं क्रेडिट क्यों लूं कि मुझे मालूम था रॉबिन्स और जेबी से है, मैं ये सब डेफिनेशंस याद नहीं रख पाता, ठीक है। तो 31 32 इज डन, बट मेरे बोलने से और आपके बोलने से बहुत अंतर पड़ जाएगा, मेरा एग्जाम नहीं है सर जो मुझे याद करना पड़ेगा, आपका है, तो आप प्लीज याद रखें कि किसने क्या बोला था। डेफिनेशन सारे पढ़ाए गए, शिद्दत से पढ़ाए गए, रटाए नहीं गए, और शायद इसलिए मुझे याद भी नहीं है। चलिए आ जाइए 33 में आ जाते हैं। 33 एक ऐसा सवाल है जो कि पूरी बुक में आपको नहीं मिलेगा। स्कम्पीटर ने कैपिटलिज्म इन ऑक्सीजेंटेंडेंट पता नहीं क्या क्या लिखे, ये इकोनॉमिक सिस्टम कौन से इकोनॉमिक सिस्टम के लिए डिस्क्राइब किया, इस पे आप जेन्युइनली लिख लो हार्ड, ठीक है। मुझे ये कोई भी बुक्स वगैरह में मिला नहीं, हमने उठाया अपने रिसोर्स से और मुझे नहीं पता ये कहाँ से है। इसका जवाब है मिक्स्ड इकोनॉमी, बस इसको याद रखिएगा, क्योंकि हमने इस कंप्यूटर के बारे में सिर्फ जो बातें पढ़ी है ना वो इनोवेशन से रिलेटेड पढ़ी है। मेरे ख्याल से इस कंप्यूटर का नाम आते ही ना आपके अंदर एक ही वर्ड आता होगा दिमाग में, वो है इनोवेशंस, तो मेरे ख्याल से वो जरूर याद आ रहा होगा, बट ऐसा मैंने कभी कोई लाइन ना पढ़ाया ना मुझे याद कोई बुक में मैंने पढ़ा है, तो ठीक है। अगेन इधर हम लोग प्रॉब्लम आए। अब देखो एक चीज मैं बता देता हूं, मुझे अपनी वीकनेस पता है, मुझे पता है जहां पे इकोनॉमिस्ट बेस्ड कोई सवाल आ जाए मैं उसका जवाब नहीं दे पाता, या फिर डेफिनेशन बेस्ड कोई सवाल आ जाए मैं नहीं बता पाता, तो मेरी वीकनेस मुझे पता है। एंड इनफैक्ट मैंने अभी तक सिर्फ 3 सवालों में घुटने टेके, बाद बाकी मैंने धड़ाधड़ कर दिए, 33 में से 30 मैंने फटाफट कर दिए, लेकिन इनमें मैं थोड़ा सरेंडर हो गया। कारण एक ये है कि मेरा पैटर्न मेरा जो पढ़ाई करने का जो पैटर्न है उसमें ये सवालों को मैं ढंग से याद नहीं करता। अगर आपको इस तरह का कोई पैटर्न अभी रियलाइज हुआ है सवाल करते हुए, जैसे कुछ बच्चों का हो सकता है प्रैक्टिकल नहीं बना, कुछ बच्चों का हो सकता है बहुत सिली मिस्टेक्स की, कुछ बच्चों का हो सकता है जो इलास्टिसिटी के पर्टिकुलर सवालों में अटक जा रहे हैं, तो देखो आपको पैटर्न पकड़ में आ जाएगा। एंड आपको याद भी होगा जब आपका टेस्ट दिया गया था लाइव क्लास में, तो हर एक बच्चे की कॉपी पे मैंने रिमार्क्स लिखे थे कि किसमें क्या गलती हो रही है, कौन कहां ठीक कर सकता है। आप वैसे कंसिडरेशन आप खुद से कीजिए, आप कहां गलती करें, आपका पढ़ाई करने में कहां पैटर्न में गलती हो रहा है, प्लीज उसको रियलाइज कीजिए एंड देन उसके बाद में अपनी गलतियों से सीखिए, सुधरिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 33 तक हो गया। अब कुछ एक मैं आगे बढ़ूंगा फटाफट, ठीक है ना। 34 का है सी, सोशलिस्ट इकोनॉमी को कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं। 35 में कर नहीं रहा, आप करोगे तो इलास्टिसिटी निकल जाएगा इसका भी, चलो ठीक है। 36 भी इलास्टिसिटी का सवाल है, निकल जाएगा। इसका रिजल्ट होगा आपका अच्छा ये इनकम इलास्टिसिटी का सवाल है, तो अपना इसका रिजल्ट होगा सर 30/800 इंटू 9000/950। मेरे को इसका रिजल्ट याद है इसीलिए मैंने फटाफट कर दिया। इट इज 0.355। आप बोलेंगे यार रिजल्ट कैसे याद हो सकता है किसी को, मैं रट के नहीं रखा, क्वेरी आ गई थी मेरे पास में व्हाट्सएप में किसी बच्चे की, तो मैंने सॉल्व कर दिया था, तो मुझे ये याद है, ठीक है। 0.355। चलिए डन है। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सा प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला एकदम करेक्ट है यार, यही फॉर्मूला करेक्ट है, फॉर्मूला पे सवाल आने लग गए। 38 नंबर, सप्लाई इज डिफाइंड एज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू द चेंज इन प्राइस। मतलब डेफिनेशन पे सवाल आएंगे क्या भैया? हाँ, इतना इजी। 38 का ए, गलती करने का कोई संभावना नहीं था। सप्लाई कर्व राइट को कब शिफ्ट हो सकता है? जब टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो, एकदम सही है, ठीक है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज, याद दीजिएगा इस वर्ड पे, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ये वो इकोनॉमीज होती है जो कोई एक पर्टिकुलर फर्म नहीं बल्कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री एंजॉय करती है। सो दिस इज एंजॉयड बाय अ ग्रुप ऑफ फर्म्स। क्लियर है? यहां पे मैंने इंटरनल नहीं एक्सटर्नल इकोनॉमीज की बारे में बात की। नेक्स्ट है सर 40 नंबर। 40 नंबर में है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों काम करता है? ये सारे फैक्टर्स की वजह से काम करता है। मुझे तो ये रिपीटेटिव लग रहा है थोड़ा सवाल। 42 में बोल रहा है लैंड को लेकर के कौन सा कैरेक्टरिस्टिक गलत है? लैंड एक एक्टिव फैक्टर नहीं होता, पैसिव होता है, तो वो गलत है। 49 है विथ रिगार्ड्स टू मार्जिनल एवरेज एंड टोटल प्रोडक्ट इन द शॉर्ट रन। अच्छा, तो यहां बोल रहा है व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या
एंड टोटल प्रोडक्ट इज राइजिंग विल नॉट कॉम्प्राइज विथ, तभी मैं बोला क्या बात है, ये बोल्ड कैसे किया हुआ है, गलत है, ये सरासर गलत है। और इन 4 ऑप्शंस में से गलत को ही आइडेंटिफाई करना था, पहला ही मिल गया जो गलत है। आप बाद बाकी पढ़ेंगे तो आपको सारा लगेगा कि हाँ ये सही है, गलत नहीं है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से 43 का ए सही हो गया। चलिए 44 में आ जाते हैं, एवरेज टोटल। और ये सेम सवाल टेस्ट में आ गया था इससे पहले भी मैंने टेस्ट लिया इस पे, ठीक है। एवरेज टोटल कॉस्ट इतना है एंड हैज टू पे 350 फॉर इट्स फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। आपसे वेरिएबल कॉस्ट पूछा है क्या? एवरेज टोटल कॉस्ट इज मेड ऑफ वेरिएबल। आपको पता है एवीसी इज इक्वल टू एसी माइनस एएससी, ये पता है आपको सबको, क्लियर है। तो एसी इस केस में कितना है 150 माइनस एएफसी कैसे निकलेगा 350 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि 150 माइनस 50 यानी कि 100 आ गया इसका आंसर। 44 का रिजल्ट है 100। मेरे ख्याल से ये कभी और भी टेस्ट में आपका आया हुआ है, ऐसा लग रहा है मुझे। एवरेज रेवेन्यू कर्व को ही डिमांड कर्व बोलते हैं, नई बात नहीं है। 45 का बी हो गया। 46 व्हेन एसी कर्व इज राइजिंग एमसी कर्व मस्ट बी डैश टू इट। एसी कर्व इज राइजिंग एमसी कर्व मस्ट बी अबव अबव अबव। सर ये डायग्राम ऐसा होता है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये एमसी है, ये एसी है, तो एसी अगर राइज करने लग गया मतलब एमसी उसको काट के ऊपर निकल चुका है, अबव होगा। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज नेवर यू शेप। नेवर यू शेप, एमसी नहीं होगा, ठीक है, एसी नहीं होगा, एवीसी नहीं होगा, एएफसी होता है। ओहो ये भी कॉपीड है, ये भी आपका कोई ना कोई टेस्ट में लिया हुआ है मेरा। चलो बढ़िया। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये तो कॉपी हो गया यार वापस। एक ही सवाल 3 बार आ गया, एएफसी पे सवाल 3 बार आ गया, कैसी किस्मत आपकी, मैं क्या बोलूं। चलो ठीक है, राइट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? सैक्रिफाइस्ड ऑल्टरनेटिव। और बेहतर तरीके से इसको बोला जा सकता था, लेकिन ठीक है सैक्रिफाइस्ड ऑल्टरनेटिव भी चलेगा, ठीक है। नंबर 50 द मार्केट फॉर अल्टीमेट कस्टमर्स इज रिटेल मार्केट। कौन सा नया बात है? 51 मार्जिनल रेवेन्यू पे सवाल है सर। प्राइस 20 है, क्वांटिटी 10 है, प्राइस इज डिक्रीज बाई 5% एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज इंक्रीज बाई 10%, देन द मार्जिनल रेवेन्यू इज। अरे रे रे, इसमें मेहनत है थोड़ा, इसमें थोड़ा सा मेहनत है। क्वांटिटी इंक्रीज बाई 10% लिखा है ना, प्राइस इज डिक्रीज बाई 5%, प्राइस इज 20। then the marginal revenue is, अरे सर चलो ये तो गजब था, मस्त ट्रिकी क्वेश्चन था, ये मस्त ट्रिकी क्वेश्चन है। सोचो आपको 1 मिनट का समय दिया, सोचो आपको 1 मिनट का समय दिया, पहले हिंट दे देता हूं आपको, इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सर इलास्टिसिटी इस केस में। चलो बताओ मेरे को, कैलकुलेटर पे कर ही लेते हैं। मैंने ये एकदम नहीं किया था और मुझे नहीं पता था इस पे आ जाएगा सवाल। ई का वैल्यू तो सर आ गया अपना, व्हेन प्राइस डिक्रीज बाय 5, ई का वैल्यू आ गया 2, ई का वैल्यू सर आ गया 2, उसमें क्या सोचने का है। फॉर्मूले में डालूं, बताऊं आपको, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि यहां पे डाल दो 20, ये हो गया 2 माइनस 1 बाई 2, ठीक है। अपने से क्या पूछा था? एमआर ही तो पूछा था। 20, ई का वैल्यू आया 2, 2 माइनस 1 बाई 2, रिजल्ट तो 10 ही आ रहा है। नहीं, गलत आया, गलत आया। जस्ट 1 मिनट होल्ड कीजिए। अब देखो मेरे को पता है मैं ज्यादा बुद्धि लगाने वाला हूं और गलत भी हो सकता है शायद, लेकिन एक बार देख लेते हैं
मैं थोड़ा ज्यादा बुद्धि लगा रहा हूं, देखते हैं एक बार, इसको मिटाते हैं पहले। मिटेगा क्या? थोड़ा सा संघर्ष करते हैं, ठीक है। ई का वैल्यू पहला बात हमारा गलत आया, सवाल ढंग से पढ़ते हैं तब समझ में आएगा ई का वैल्यू क्या आएगा। सबसे पहले ई का वैल्यू जो होता है ना वो होता है अपना, यानी कि ई पी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन पी बाई परसेंटेज चेंज इन क्यू बाई परसेंटेज चेंज इन पी। क्लियर है? यानी कि चेंज इन क्यू बाई चेंज इन पी इंटू पी बाई क्यू। अब यहां जो सवाल में आपको दिया है ना, प्राइस इज डिक्रीज्ड बाई 5%, प्राइस इज डिक्रीज बाई 5%, तो ये मैं सीधा यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हो गया 5% से, मैंने लिख दिया 5%। वहीं पे मेरा क्वांटिटी जो इंक्रीज हुआ वो कितने परसेंट से हुआ? 10% से हुआ, यानी कि मैंने यहाँ पे 10% लिख लिया। तो ई का वैल्यू चलो 2 आ गया, मैंने मान लिया। अब 2 की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे ना तो अपना फॉर्मूला होता है एम आर इज इक्वल टू ए आर ब्रैकेट में ई माइनस 1 बाई ई। तो उसके हिसाब से ए आर हो गया मेरा 20, तो क्या 2 माइनस 1 बाई 2, तो रिजल्ट आया इसका 10। करेक्ट? रिजल्ट मेरे हिसाब से आ गया 10, जब हम लोग इस फॉर्मूले को यहाँ ऐसे अप्लाई कर रहे हैं। बट अब मुझे ट्रिक इसकी याद आ गई कि इसमें 9 कैसे आएगा। उसके लिए आपको टी आर दोनों केस में कैलकुलेट करना पड़ेगा, केस 1 एंड केस 2। समझाता हूं कैसे। अभी केस 1 में आपका प्राइस कितना है? 20, और केस 2 में आपका क्वांटिटी कितना है? 10। ठीक है, तो यहां पे आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो कितना आ गया? दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 200 आ गया। चलो अब हम लोग प्राइस को डिक्रीज करेंगे 5% से, तो प्राइस को जैसे डिक्रीज करेंगे 5% से तो वो आ रहा है अपना 19। करेक्ट ना? 20 में से 5% हटाया 19 आ गया। वेरी गुड। और हमारी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी कितनी हो गई सर? क्वांटिटी हमारी हो गई है यहाँ पे 11। कैसे? ये 10% से बढ़ गई, तो 10 पे 10% अगर हम बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगी 11। तो अब हमारा जो टीआर पहले था वो था 200, और अब सिचुएशन बदलने के बाद में हमारा टीआर हो गया है 19 इंटू 11, जिसकी वैल्यू आ रही है 209। ठीक है, तो अब अपने को पता है एम आर का फॉर्मूला होता है चेंज इन टी आर बाई चेंज इन क्यू, और यहाँ पे टी आर चेंज हुआ है 209 माइनस 200 डिवाइडेड बाई क्वांटिटी चेंज हुआ है 11 माइनस 10, तो रिजल्ट आ गया 9/1 यानी कि सिर्फ 9। 9/1 यानी कि सिर्फ 9, और इसलिए ये मेरा रिजल्ट हो गया 9। अब देखो 2 अप्रोच है, दोनों अप्रोच से अलग अलग रिजल्ट आएगा। मेरे एकदम दिमाग से उड़ गया था कि अच्छा हाँ, इसका दूसरा अप्रोच जो है उससे रिजल्ट अलग आता है। ये एक्सेप्शनल सवाल होते हैं, ऐसे सवाल कई बार हमने गलत किए होंगे। कुछ एक बच्चे ने डाउट भी पूछा था क्लास में, उनको ये जवाब गया था कि यार ये दोनों अप्रोच से बनता है, बट हाँ इस अप्रोच से हम जब बनाने जाएंगे तो हमारा रिजल्ट मैच नहीं करेगा, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है क्या? रिजल्ट मैच नहीं करेगा सर। चलो ठीक है, सो इट इज डन। लेकिन आपको करना कौन से अप्रोच से है? जिससे रिजल्ट आएगा 9 आंसर आना चाहिए। सो टीआर कैलकुलेट करना होगा आपको पहले के केस में और दूसरे के केस में, तब जाकर के आपका रिजल्ट आएगा। चलो डन है। नेक्स्ट अपना 52, व्हेन इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, देन व्हाट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। दोनों अगर डिमांड और सप्लाई बढ़ रहा है तो क्वांटिटी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सो क्वांटिटी विल इंक्रीज। प्राइस का क्या होगा कुछ पता नहीं रहता है। ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मैं कहता हूं कुछ भी हो सकता है, दैट वी डोंट नो। ठीक है, चलो ये हो गया अपना 52। 53, विच मार्केट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कॉपी सवाल हो गया, वापस सेम सवाल आ गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। चलो कोई बात नहीं, एक जगह गलती किया दूसरी जगह सीख लो। ओपेक क्या है सर? ओपेक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूशन एक्चुअली, जहां पे सारे जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनके सभी रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते हैं और डिसीजन लेते हैं। ऑब्वियसली ये ओलिगोपॉली में काउंट होगा बिकॉज देयर आर ओनली फ्यू प्लेयर्स हियर। ठीक है क्या? ये हो गया अपना ओपेक। 55, if price exceeds AVC but less than AC at equilibrium, the firm is experiencing a loss, पक्की बात है, and should continue production because price is greater than AVC, तो shutdown करने का दरकार नहीं है। So 55 का हो गया अपना C। नेक्स्ट है 56। 56 है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल नॉट बी प्रॉफिटेबल, यानी कि मोनोपोली की बात कर रहे हैं। इफ द इलास्टिसिटी इज सेम इन डिफरेंट मार्केट, हो सकता है सेम हो सकता है इसका जवाब। अगर दोनों सेगमेंट्स में
इलास्टिसिटी सेम हो जाएगी तो फिर में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हम करेंगे ही कैसे? याद आ रहा आपको डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट में 2 सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट मैंने पढ़ाए थे, एक होता है ज्यादा इलास्टिक मार्केट, एक होता है कम इलास्टिक मार्केट। तो अगर सेम हो जाए यानी कि यूनिफॉर्म हो जाए तो फिर में प्राइस डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन पूछा है, MC इज इक्वल टू MR। अब इसमें क्या है? नेक्स्ट है फैशन रिटेलर किस तरह का बिजनेस होता है? सिक्लिकल। सिक्लिकल मतलब जिसमें बिजनेस साइकिल का इंपैक्ट पड़े, यानी कि जिसमें मंदी और तेजी का इंपैक्ट पड़े। तो भैया फैशन में पड़ता है। जैसे कि अभी कोरोना के बाद में अगर अपनी इकोनॉमी स्लो हो जाए तो क्या आप जा करके फैशनेबल एसेसरीज खरीद पाओगे? क्या पापा लोग ही मना कर देंगे, बोले रहम करो, घर में खाने को पैसा नहीं है, बिजनेस में नुकसान हो गया और तुमको पड़ा है फैशन का, नहीं करने देंगे। यानी कि ऑल द फैशन बिजनेस आर गोइंग टू गो डाउन। ये हो गया सिक्लिकल बिजनेस। 59 डैश इज मेजरेबल इकोनॉमिक फैक्टर दैट चेंजेस बिफोर लीडिंग। हो गया, बात खत्म। बिफोर का मतलब लीडिंग, ड्यूरिंग का मतलब हो गया अपना कोइंसिडेंटल, और आफ्टर हो गया लैगिंग। 60 नंबर, व्हेन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिक्लाइनिंग इज द फेज ऑफ डिक्लाइनिंग फेज। अगेन कॉपी हो गया यार, ये भी कॉन्ट्रैक्शन। काफी सारे सवाल कॉपी थे, 2-3 सवाल तो ऐसे थे ही पक्के जो कॉपी हो गए, बट ठीक है, अब ओवरलैप में ध्यान नहीं पड़ता है। बट आई होप यहाँ पे सीए वाले बच्चों का सारा पेपर हो गया है, एंड आई होप उन्होंने जबरदस्त स्कोर किया होगा। कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना नंबर आया, क्या आया, ठीक है ना। चलो, आप सबका अब हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सिर्फ सीएस के बाकी 20 क्वेश्चंस की। तो बाकी 20 क्वेश्चन सर ये आपके सामने हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जिन्होंने पढ़ा हुआ उन्होंने ये सवाल जवाब दिए होंगे, सवाल के जवाब, ठीक है। सो 61 का आप नोट कर लो, ए है। 62 का ए है, 63 डी, 64 बी, 65 ट्राई का फुल फॉर्म देखिए इजी था, ट्राई रेगुलेटरी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलो बढ़िया। 66 में पूछ रहा है एल क्या होता है? एल लेबर होता है, इतना आसान। 67 होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होते हैं? आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को होमोजीनियस बोलते हैं। 68 का ए हो गया परफेक्ट कंपटीशन, अच्छा लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, चलो बढ़िया। 68 का ए। 69 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया? सेल्फ रिलायंस तो है इंडिया का ऑब्जेक्टिव, इंक्रीज इन नेशनल इनकम है, नन ऑफ द अबव होगा नहीं, यही होगा। हम लोग इंडिया में एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कतई नहीं बनाने देना चाहते, यही हमारा मेन प्लानिंग है। टोटल कितने प्लान्स हुए? 12 हुए भैया। चलो ये हो गया। फिर अपना एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन इज नाउ नेम्ड एज, अब ये तो जो बच्चों ने अच्छे से पढ़ा होगा ना अंदर से उनको याद होगा, ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP। क्लियर है? जिन्होंने अंदर से पढ़ा उनको पता होगा। IMR इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, चलो ये सब इजी है। Which of the following is not the basic economic problem? What to produce है, how to produce है, for whom to produce भी है, where to produce नहीं है। तो D करेक्ट हो गया अपना। एंड लास्ट है, अच्छा 75 है, PPC शिफ्ट आउटवर्ड। PPC जब शिफ्ट आउटवर्ड हो जाए तो इसका मतलब क्या है? रिसोर्सेज बढ़ गए आपके पास में, टेक्नोलॉजी डिटोरिएट नहीं होगा, क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। सो ये हो गया टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स। 75 का ए। नेक्स्ट अप है 76 वाले जितने बच्चे हैं उनका जवाब क्या हो गया इसका? सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटी वुड बी बेटर ऑफ इफ अ मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूसेस मोर एंड चार्जेस अ हायर प्राइस। नहीं, गलत बात है। प्रोड्यूसेस लेस एंड चार्जेस अ हायर प्राइस, ये भी गलत बात है। लोअर प्राइस ही होगा लेकिन प्रोड्यूसेस मोर होगा। सो 76 का हो गया सी। 77 अ पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी इंडिकेट सब्स्टिट्यूट्स। हमको याद है भैया, सब्स्टिट्यूट्स के केस में होता है पॉजिटिव और कॉम्प्लीमेंट्स के केस में होता है नेगेटिव, यह हमें याद है। चलो हो गया। नेक्स्ट हो गया, एज कंज्यूमर मूव अपवर्ड अलोंग द इंडिफरेंस कर्व टोटल यूटिलिटी रिमेन सेम। सेम क्यों रहेगा? क्योंकि जो इंडिफरेंस का होता है उसमें यूटिलिटी बदलता नहीं, सो इट विल रिमेन सेम। 76 का सी। 79 इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 79 इज डन। 80 मनी सप्लाई इज नोन एज करेंसी इन सर्कुलेशन ओनली। नहीं, गलत है। डिमांड डिपॉजिट ओनली, ये भी गलत है। बेसिकली M1 का डेफिनेशन पूछा जा रहा है आपसे। चेक्स, मनी, बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो गया, ये तो नहीं है। ये भी करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट, यस ये M1 है। सो 80 का हो गया डी। 80 का सर हो गया डी। सो दैट्स इट। CS वाले बच्चों का भी आपका पूरा का पूरा पेपर हो गया डिस्कस। आई होप आपका
80 में मेरे ख्याल से जिसने भी 60 प्लस स्कोर किया है ना, बहुत अच्छी मेहनत की है उस बच्चे ने, बहुत ही बढ़िया किया है, तभी जाकर के 60 प्लस आया है। ऑब्वियसली यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने थोड़ा सा टारगेट यहाँ घटाया है। सीए वाले बच्चों ने जो शुरुआत के 60 क्वेश्चन किए थे, उनके लिए टारगेट वही है, रैंक लाना है तो 55 से ऊपर लाना पड़ेगा इस पेपर में, तो ही रैंक आएगा, नहीं तो आएगा भी नहीं, ये बात याद रखना। तो अगर गलती हो गई, कोई कारण से नंबर नहीं भी आए, कम आए, मेरे कैलकुलेशन के अनुसार भी अगर आपके कम आए, तो समझ लेना या तो आपने कोई गलती की थी, सिली एरर, या फिर आपको थोड़ा और मेहनत करने का दरकार है। ठीक है, तो चलिए दैट्स इट। मैंने सीए और सीएस का सारा पेपर आपके सामने डिस्कस कर दिया, काफ़ी कॉम्प्रहेंसिवली डिस्कस किया, लगभग 45 मिनट हो गए डिस्कशन को। अब सीएमए वाले बच्चों का फटाफट सॉल्यूशन दिखा देता हूं मैं। सीएमए वालों का भी आंसर शीट अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये रहे आपके सारे सवालों के जवाब। ठीक है, सारे सवाल मोर और लेस देखो सेम ही मिलेंगे आपको, जो शुरुआत के 20 हैं एक जैसे से ही हैं। जैसे ये देखिए आपका मैच हो गया, MC इज इक्वल टू MR। AFC कब होता है? AFC कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइंस, हमें पता है AFC क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन करता है, तो ये भी सेम है। इफ फर्म डबल्स इट्स इनपुट एंड आउटपुट ऑल्सो डबल्स, ये कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है, हमारा पढ़ा हुआ है। जब इनपुट और आउटपुट के बीच में जो परसेंटेज चेंज है वो सेम हो जाए, तो वो होता है अपना कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अ रैशनल प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस इन दैट रीजन वेयर, कहां बनाता है? अच्छा, ये तो गलत है, मार्जिनल प्रोडक्ट कभी भी फिक्स इनपुट का होता ही नहीं है, मार्जिनल प्रोडक्ट हमेशा वेरिएबल इनपुट का होता है, तो या तो बी का होगा या तो डी का होगा, ए और सी गलत है। नेक्स्ट आपको बोल रहा है व्हेन मार्जिनल फिजिकल इज नेगेटिव, तब नहीं करेंगे, ऑब्वियसली इट विल बिकम डिक्लाइनिंग बट इट शुड नॉट बिकम नेगेटिव, तब हम प्रोड्यूस करेंगे। 1 का डी इज करेक्ट। देखा किस तरह पकड़ा हमने, सबसे पहले फिक्स इनपुट की बात पकड़ी कि भैया फिक्स इनपुट के केस में मार्जिनल तो कैलकुलेट होता ही नहीं, मार्जिनल कैलकुलेट होता है वेरिएबल इनपुट के केस में, तो ए और सी गलत था, बी और डी में चयन करना था। 50-50 खेल लिया हमने। चलो हो गए पहले 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट हैज बीन फॉरगोन, एकदम सही है, ये हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 5 का डी। 6 का इन लॉन्ग रन फर्म इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं और कुछ नहीं। ओलिगोपोली का मतलब फ्यू सेलर्स, एकदम सही बात है, फ्यू सेलर्स एकदम सही है। नेक्स्ट है पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग में आप क्या करते हो, प्राइस घटाते हो। पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग का मतलब होता है आपको किसी मार्केट में एंट्री चाहिए, तो मार्केट में एंट्री करने के लिए आप क्या करते हो, अपने गुड्स महंगे करते हो कि सस्ते, सस्ते करते हो, सो यू विल चार्ज अ लो प्राइस, दैट इज नोन एज पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग। When the price of commodity product या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट फॉल्स, जैसे कि मान लो पेट्रोल सस्ता हो जाए तो डिमांड फॉर अदर गुड्स यानी कि कार का डिमांड को क्या होगा, कार का डिमांड बढ़ जाएगा, सो डिमांड फॉर कार विल इंक्रीज। पेट्रोल सस्ता होगा तो कार तो ज्यादा बिकेगा ना, तो ये हो गया अपना इंक्रीज, 9 का इंक्रीज। नंबर 10 द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी आर ऑफ 2 टाइप्स। याद नहीं आ रहा, बुक में मनी चैप्टर प्लीज खोलिए, उसमें जो फंक्शंस हैं वो फंक्शंस में आप देखिए प्राइमरी फंक्शंस हैं और फिर सेकेंडरी फंक्शंस हैं और फिर एक और शायद कंटिंजेंसी फंक्शंस थे, शायद मुझे पूरे याद नहीं आ रहे, कंटिंजेंसी फंक्शंस थे। तो प्राइमरी फंक्शंस में 2 थे, आपको पढ़ाए गए थे, जाके चेक कीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 11 द मनी सप्लाई अफेक्ट्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, द मनी सप्लाई इंक्रीजेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी डिक्रीज्ड, ये किसने बोला था, केनेशियन थ्योरी में ये बोला गया है, ये बोला गया है आपको केनेशियन थ्योरी में, उन्होंने ये बात बोली थी कीन्स ने। अब ये सब तरह के सवाल ना इन डेप्थ नॉलेज जिसने की है ना उसको याद रहेगा, अदरवाइज याद नहीं रहेगा, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसने पढ़ा है। अब कई बच्चों ने यहाँ फिशर सोचा होगा, तो यार फिशर ने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बताया था। ठीक है, कीन्स की जो थ्योरी थी ना उसने बताया था कि मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट में क्या अंतर होगा। बुक खोलिए, आपको वहां पे जवाब मिलेगा। सो केनेशियन थ्योरी है ये। क्वेश्चन नंबर 12 एसडीआर्स के बारे में बात है, इसके बारे में मेरे ख्याल से हमने जिस चैप्टर में बात की थी वो था आईएमएफ के केस में शायद बात की थी एसडीआर्स के बारे में। ठीक है, ये गोल्ड का रिप्लेसमेंट होता है, गोल्ड की जगह यूज होता है। तो एसडीआर्स हमने अभी रिसेंट मोस्ट में ही कवर किया था, आई होप आपको ये याद हो, अभी रिसेंटली आपको लॉकडाउन के बाद इसकी क्लास मिली थी। चलो क्वेश्चन नंबर 13 डैश इज वन अमॉन्ग द क्वालिटेटिव कंट्रोल बाय आरबीआई। ठीक है, बैंक रेट पॉलिसी नहीं, ये क्वांटिटेटिव है। मॉरल सॉशन ये क्वालिटेटिव है, मुझे याद है। अरे एक मिनट,
ये मेरे ख्याल से गलत मार्क हुआ है, ये होना चाहिए मॉरल सॉशन। बैंक रेट इज क्वांटिटेटिव। क्लियर है? तो अगर किसी का रॉन्ग किया है उसने तो वो ठीक कर लीजिए, मॉरल सॉशन होगा। ये बाद बाकी जितने भी हैं ये तीनों बैंक रेट हो, ठीक है, या फिर में OMO हो, या फिर में CRR हो, ये सभी के सभी क्वालिटेटिव नहीं होते, क्वांटिटेटिव होते हैं। ठीक है क्या? क्वालिटेटिव में आता है मॉरल सॉशन। चलो हो गया। 14 नंबर, मनी मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय RBI। जिस तरह हमारा सिक्योरिटीज मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सेबी, उसी तरह मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय RBI। चलो, वेलफेयर का डेफिनेशन किसने दिया? सच्ची बताओ मुझे ये सब याद नहीं रहते, फिर भी एल्फ्रेड मार्शल यहाँ मार्क्ड है, तो अगर आपने इसका जवाब बी दिया होगा मार्क्स दीजिए खुद को, आगे बढ़िए। वेलफेयर का डेफिनेशन बाय एल्फ्रेड मार्शल। वैसे मैं बता दूं ये क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है, मैंने काफ़ी बार देखा है ये सवाल। पता है आपके CMA वाले बच्चों के लिए मैंने देखा है काफ़ी बार इंस्टीट्यूट ऐसे सवाल पूछता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका वेलफेयर डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ, माइक्रो होता है इंडिविजुअल फर्म्स से रिलेटेड, तो ये इंडिविजुअल यहाँ मुझे दिख तो रहा है, फर्म का नाम ज़रूर मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है, इकोनॉमी एज अ होल गलत है, ट्रेड रिलेशंस गलत है, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए सोसाइटी कुछ भी पॉइंट्स है, तो इसका भी 16 का A होगा। ठीक है, चलो, पॉइंट इलास्टिसिटी वॉज प्रोपाउंडेड बाई एल्फ्रेड मार्शल। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आपको आपकी बुक में ही नहीं मिलेगा, लेकिन ये इंस्टीट्यूट बहुत बार पूछता है, ये मैं बोल सकता हूं आपको। मैंने देखा है इंस्टीट्यूट ने कई बार इस सवाल को पेश किया है, कभी मॉक में, कभी कुछ कभी कुछ, तो जरूर आपको ये सवाल देख लेना चाहिए था, इसलिए मैंने दिया भी। पॉइंट इलास्टिसिटी वॉज प्रोपाउंडेड बाई एल्फ्रेड मार्शल, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट है, इफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई इज इक्वल टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, यूनिटरी इलास्टिक। व्हेन परसेंटेज चेंज इन S डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन P, अगर आप ये करोगे और तो जवाब क्या आएगा? 1 का मतलब क्या हो गया? यूनिटरी। प्रोडक्शन क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी, क्योंकि प्रोडक्शन में आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, और ये हमने पढ़ा है यूटिलिटी पढ़ते वक्त फॉर्म यूटिलिटी में। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? 19 का हो गया फॉर्म यूटिलिटी। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 20, अ प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। एकदम करेक्ट है, प्रोडक्शन फंक्शन होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप, ये आपको बताया गया है, याद होना चाहिए था। आइए क्वेश्चन नंबर 21 में और मैच द फॉलोइंग देखते हैं। 5 मार्क्स का ये था, अगर आपका एक एक करके राइट होगा तो सबके मार्क्स मिलेंगे। मैं एक एक करके आपको बताता हूं जो सबसे ज्यादा इजी थे। एक्सेप्शंस में आपने गिफन गुड्स पढ़ा था, तो ये देखिए ये गिफन गुड हो गया, या फिर रॉबर्ट गिफन का नाम हो गया इसके साथ, इजी था ये। नेक्स्ट आपको मेरे ख्याल से क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी याद रहना चाहिए था। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाम लिया था फिशर साहब का, तो देखिए ये भी मैच होना चाहिए था आपका। फिर अभी थोड़ी देर पहले आपने पॉइंट इलास्टिसिटी के लिए एल्फ्रेड मार्शल का नाम अभी तो पढ़ ही लिया ना, तो अब ये हो जाना चाहिए था। अब बचता है अपना सिर्फ ऑलिगोपॉली और माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऑलिगोपॉली में हमने एक मॉडल का नाम जरूर सुना था, पढ़ा नहीं था, वो था कॉर्नोट मॉडल। अपने बुक में भी नाम है कॉर्नोट मॉडल, इसीलिए ऑलिगोपॉली मार्केट के साथ में नाम एसोसिएट हो गया ए कॉर्नोट का, और लास्ट में आ गया माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें नाम आ गया के बोल्डिंग। ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग के बोल्डिंग का नाम मुझे एकदम भी याद नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने ऑड वन आउट करके इसको भी राइट कर ही लिया। मुझे 4 याद आ गए, 5वां याद नहीं आया, कोई बात नहीं, हो सकता है ऐसे भी। चलो अब लास्ट में अपने पास आ जाते हैं ट्रू एंड फॉल्स, जो सारे के सारे जवाब यहाँ पे हैं। जैसे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रेलिवेंट इन शॉर्ट रन, ये ट्रू है। एवरेज रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल नहीं होता यार, हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, तो ये अपना हो गया फॉल्स। फिर हो गया एन इंक्रीज इन प्राइस विल कॉज डिमांड कर्व टू शिफ्ट टू द राइट, ये भी फॉल्स है। प्राइस के अलावा किसी भी फैक्टर की वजह से शिफ्ट होता है, प्राइस की वजह से जो होता है उसे हम शिफ्ट नहीं कहते, उसे हम कहते हैं मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ गया मनी मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, ये एकदम सही है, ट्रू है। एंड लास्ट है M1 इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ मनी, ये भी ट्रू है, M1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगर आपके ये सारे राइट हुए हैं ट्रू एंड फॉल्स, तो आप खुद को दे दीजिए 5 में से 5। एंड लास्ट में पार्ट बी जो है, जिसमें आपको क्वेश्चन 23 से 28 में कोई भी 4 क्वेश्चन करने होते हैं, ये 5-5 मार्क्स ईच के होते हैं। ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जवाब लिखना पड़ेगा इसका।
सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मैंने इन सारे क्वेश्चंस का ना आपको सोर्स बता दिया है। जैसे कि 23 का जवाब आपको मिलेगा आपके फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें इकोनॉमिक्स एज अ साइंस और आर्ट ये हेडिंग मिलेगा आपको पेज नंबर 7 में। सर्च करेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। वहां से आपको साइंस और आर्ट का दोनों का ना फीचर्स बताना पड़ेगा पहले, और फीचर्स बताने के बाद में ये स्टेट करना पड़ेगा दैट इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। ये बताने से आपको 5 में से 5 मिलेंगे। पहले साइंस के सारे पॉइंट्स बताने होंगे, फिर आर्ट्स के सारे, और बाद में कंक्लूड करना होगा। आपके बुक में ये मिलेगा आपको पेज नंबर 7 में, ठीक है। नेक्स्ट आया अपना क्वेश्चन नंबर 24, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसे का ऐसे इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी आपको मिल जाएगा पेज नंबर 46 आपके बुक में। बुक में पेज नंबर 46 खोलिए, चैप्टर नंबर 2 में थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में ये मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25, फीचर्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। सच्ची बताऊं तो इसका डायरेक्टली आपके बुक में सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन अगर आपने फिक्स्ड कॉस्ट वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस दिया हुआ है आपके बुक में पेज नंबर 62 में, अगर वो पढ़ा होगा फ्रॉम चैप्टर नंबर 4, तो वहां से फिक्स्ड कॉस्ट के ना 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं उस डिफरेंस में। आप चारों पॉइंट को लिख दोगे ना तो भी 5 में से 5 मिल जाएंगे। जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट का एक बहुत बड़ा फीचर ये होता है कि ये क्वांटिटी के साथ में बदलता नहीं, इसका एवरेज नॉन स्टॉप गिरते रहता है, वगैरह वगैरह। इस तरह से 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो देने से आपको 5 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। सो आप ये पेज नंबर 62 से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रटाया गया आपको क्लास में, फिर भी अगर आपको ये ढूंढना अपनी बुक से, पेज नंबर 81 चैप्टर नंबर 5 मार्क के चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा, वहां से प्लीज देखें इसको। क्वेश्चन नंबर 27, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। कंपोनेंट्स 2 ही होते हैं, आपको बताया गया है ये। एक होता है अपना जिसे हम कहते हैं प्राइमरी, और एक होता है सेकेंडरी या फिर क्रेडिट मनी। याद आ रहा है क्या? इसको मैंने एक और नाम आपको पढ़ाया है, हाई पावर्ड मनी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाई पावर्ड मनी इज इशूड बाय द आरबीआई एंड सेकेंडरी या फिर क्रेडिट मनी इज इशूड बाय द कमर्शियल बैंक्स। तो ये दोनों मिलके अपने कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई बनते हैं। इतना सा जवाब है इसका, पर अगर आपने इन दोनों के नाम लिख के थोड़ा 1-2 लाइन लिख दिया तो आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलेगा। पेज नंबर 99 खोलिए, आपको मिल जाएगा उधर पूरा जवाब। Then we have question number 28, explain the limitations of credit creation। तो credit creation की limitations आपको as it is heading मिल जाएगी पेज नंबर 113 में। जाइए वहां से इसको तैयार कीजिए अगर आपका तैयार नहीं था तो। एक चीज मैं आपको बता दूं इस पार्ट के बारे में कि इसमें 6 क्वेश्चंस आते हैं, आपको 6 के 6 करने की दरकार नहीं है, 4 करने हैं। तो आपको अगर इन 6 में से कोई 4 भी आते थे, आपने उसका जवाब सेटिस्फैक्टरी दिया है, आपको इस बुक में पेज नंबर खोल करके अपना जवाब मैच करना है। कितना हद तक आपने अपना जवाब मैच किया उसके बेसिस पे आपको अपनी मार्किंग करनी है, ठीक है। सीधा सा कानून है कि 5 मार्क्स के सवाल के लिए आमतौर पे हर पॉइंट का 1 मार्क्स होता है, यानी कि 5 पॉइंट्स तो आपको हर किसी सवाल में लिखने ही पड़ते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने कुछ एक सवाल में दिया है, जैसे फिक्स कॉस्ट में 4 ही पॉइंट्स हैं सवाल में, मुझे याद है, इसमें अब 2 ही पॉइंट है, तो कैसे मार्क्स मिलेंगे? तो अगर आपने 4 में 4 लिख दिए तो 5 मिल जाएंगे पूरे, या 4 तो मिल ही जाएंगे। और अगर बराबर नहीं लिखी है तो थोड़ा बहुत मार्किंग कटेगा, जरूर थोड़ा बहुत जरूर कटेगा। ऐसे में अगर आपको अभी भी पार्ट बी से रिलेटेड कोई अगर इशू आ रहा है कि भैया नहीं यार पार्ट बी का तो सवाल मेरे से हो नहीं रहा है, तो आपके पास ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी मार्कशीट, अपना जवाब लिखा हुआ मुझे कैम स्कैनर से स्कैन करके भेजिए। मैं आपकी मार्किंग करके आपको जवाब बता दूंगा कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं पार्ट बी से। ये टोटल 20 मार्क्स का सेक्शन है। अगर आप इसकी मार्किंग नहीं कर पा रहे सो ऑप्शन अवेलेबल है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। जिनके पास मेरा नंबर नहीं है वो प्लीज लिख लीजिए, मेरा नंबर है 9903721140। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो आपके सारे सवालों के जवाब मैं दे दूंगा, ठीक है। ओनली विथ रिस्पेक्ट टू पार्ट बी, बाद बाकी सारी चीजें डिस्कस ऑलरेडी हो चुकी हैं, ठीक है। सो दैट्स इट आज के लिए, आज की क्लास के लिए इतना ही, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप सीए, सीएस, सीएमए सारे बच्चों को अपने पूरे टेस्ट पेपर के मॉक के सारे जवाब मिल गए होंगे। आपको ये क्लैरिटी तो हो ही गया होगा कि आपकी तैयारी किस स्तर पे चल रही है। अगर आपको लग रहा है तैयारी स्तर पे नहीं चल रही, अच्छी नहीं चल रही, तो इट इज माई लास्ट फाइनल अर्नेस्ट रिक्वेस्ट कि प्लीज अब युद्ध स्तर पे तैयारी कीजिए। लॉकडाउन ग्रेजुअली अब ओपन होने लग गया है इंडिया में, खबरें तो ये आ रही हैं। तो अगर ऐसा हुआ और इंस्टीट्यूट ने हड़बड़ मचाई ना अगर एग्जाम की, तो फिर मुझे ये मत कहना कि भैया हम लोग तो प्रिपेयर्ड नहीं थे। गॉट द पॉइंट? सो प्लीज फाउंडेशन वाले बच्चों पढ़ाई में लग जाओ, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन अब पढ़ाई थोड़ी सी एग्रेसिवली करनी शुरू करो।
जिन्होंने पेपर नहीं दिया था उनको फिर से मेरा रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिस मत छोड़िए, प्रैक्टिस प्लीज करिए, ठीक है। सो प्लीज इतना कीजिए एंड दैट्स इट। आज के लिए इजाजत चाहता हूँ, मिलूंगा अगले दिन कोई दिन और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए खुद का, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।